भाई मुझे वो प्रो कबड्डी के सीजन 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाला वो पैच याद आ रहा है। आप भारत के 100 कबड्डी फैंस को रैंडमली कहीं से भी लाके खड़ा कर दीजिए और आंख बंद करके हल्के से फूल मारिए, पत्थर मत मारिए, फूल मारिए, तो वो जो फूल है ना, पटना पायरेट्स के फैंस को ही जाके लगेगा। मतलब वो एक ऐसा पैच था जब भारत में कबड्डी फैंस का मतलब एक बहुत बड़ा चंक पटना पायरेट्स के फैंस का हो गया था। 3-3 ट्रॉफीज लगातार जीतना, 4-4 फाइनल खेलना और प्रदीप नरवाल के साथ इस देश में कबड्डी फैंस की संख्या को शिखर पर पहुंचाना, ये काम बहुत कम टीम्स ने किया है। उसमें बहुत सारा श्रेय प्रदीप नरवाल का भी जाता है। बट किस्मत ऐसी है कि प्रदीप खेल रहे थे पटना पायरेट्स में, और उसी पटना पायरेट्स का सफर कैसा रहा प्रो कबड्डी सीजन 10 में, आज आपके साथ अपनी छोटी मोटी बुद्धि के अनुसार व्याख्या करने की, विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका प्रभु सुनील के सूत्र में। पटना इस बार 5वां फाइनल नहीं खेल पाई। सेमीफाइनल में पुनेरी पल्टन से एक तरफा हारे, एलिमिनेटर में दिल्ली को हराया। उससे पहले 22 लीग मैच खेले, 16 आपने जीते, 69 पॉइंट आपके थे, 6वीं पोजीशन थी, पर अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में पॉइंट्स लेके आपने क्वालिफाई किया। ये उनके इस सीजन की पहली बात है। बहुत सारी बातें करूंगा, ओवरऑल बड़ी तस्वीर भी, छोटी तस्वीरें भी, आंकड़े भी बताऊंगा, आगे का राह भी बताऊंगा, सीजन कैसा रहा मेरे अनुसार वो भी बताऊंगा। तो पहली बात ये आंकड़ा थी। दूसरी बात जिसका जिक्र मैंने किया, सबसे ज्यादा फाइनल इस टीम ने खेले हैं 4, और किसी ने 4 नहीं खेले। खेले हैं तो बताओ, नहीं खेले। 3 ट्रॉफीज इसने जीती हैं, वो तो कंफर्म है कि 2 जीती हैं जेपीपी ने, यू मुंबा ने 1, पुनेरी पल्टन ने 1, बंगाल ने 1, बुल्स ने 1, दिल्ली ने 1। तो 3 ट्रॉफीज वो भी लगातार किसी ने भाई नहीं जीती हैं। प्रो कबड्डी की सबसे सफल टीम है, और मेरी जो टी शर्ट का रंग आपको हरा दिख रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, बस सामने पड़ी थी, मैंने पहन ली। तीसरी बात, जो ये सीजन था इनका कुछ बहुत अच्छा शुरू नहीं हुआ था। बीच में एक ऐसा पैच आया था जब 5 मैचेस लगातार आप जीत से वंचित रहे थे, हारे थे या टाई रहे थे। 5 मैचेस में आपको लगातार जीत नहीं मिली थी, सफर डामाडोल था। अपने घर जब गए पटना में, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग पटना में, वहां जाके टीम को उड़ान मिली। और चौथी बात यह है कि दबंग दिल्ली जैसी मजबूत टीम को, पूर्व चैंपियन टीम को आपने एलिमिनेटर में हराया था। पांचवी बात यह है कि इस बार एक नई कोचेस की जोड़ी आपको देखने को मिली। आमतौर पर शुरुआत हुई थी, मुझे याद है, खोखर साहब से। आरएस खोखर इस टीम के पहले कोच थे, राकेश कुमार टीम के पहले कैप्टन थे। फिर युग आया राम मेहर सिंह जी का, जो वो स्ट्रेटजिस्ट थे, और संजीव बालियान जी टीम के कोच थे, अर्जुन सिंह जी टीम के कोच थे। फिर राम मेहर सिंह टीम के चीफ कोच बने, वो प्रदीप नरवाल के साथ वाला युग था। और उसके बाद रवि शेट्टी इस टीम के कोच बनाए गए। इस बार नई जोड़ी आई है, नरेंद्र रेडू जी, जो सीजन शायद 5 या 6 की बात है, जब हरियाणा के असिस्टेंट कोच थे, अनिल चपराना जो यू मुंबा के कोच थे। तो ये नई जोड़ी हमने कोचेस की देखी है, जिन्होंने टीम को कामयाब किया है, जिनके साथ टीम डिसेंटली कामयाब हुई है, आप टॉप 4 में रहे हैं। ये थी बड़ी बड़ी बातें, सब्जेक्टिव बातें। अब ऑब्जेक्टिव बातें करते हैं, पिन पॉइंट, निशाना लगा के बात करते हैं, आंकड़ों की बातें। मेरी फेवरेट बातों में से एक है। वैसे सारे आंकड़े सच होते नहीं हैं, या सारे आंकड़े सही कहानी बताते नहीं हैं, वो भी आपको पता चलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहले रेडिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि रेडर बल्क में पॉइंट लाते हैं। सबसे ज्यादा सफल रेड किए पटना पायरेट्स ने इस बार। 400 टोटल रेड ऐसे रहे जिसमें आपको पॉइंट्स मिले। ये बहुत अच्छी बात है, तालियां हैं। नंबर 2, रेड पॉइंट आप लेके आए 495, 495, रैंक आपका दूसरा, वेल डन। लेकिन जो टीम जीती, पुनेरी पल्टन, उसका रैंक था 7वां। यानी कि उनके रेड पॉइंट आपसे बहुत कम थे, बहुत नीचे थे वो। और नंबर 1 पता है कौन सी टीम थी? बंगाल वॉरियर्स, जो टॉप 6 में नहीं पहुंची। ये प्रभु की माया है। जो टीम नंबर 7 पे है वो जीत गई, जो टीम नंबर 1 पे है वो प्लेऑफ भी नहीं गई। तो रेड पॉइंट्स उतने मैटर नहीं किए। नंबर 3, एवरेज रेड पॉइंट प्रति मैच तकरीबन 20.5, 20.63, 20.63 रैंक है आपका तीसरा। आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, पर बंगाल का रैंक है पहला, तो वो क्यों नहीं आए प्लेऑफ में? यू मुंबा का रैंक है दूसरा, वो भी नहीं आए प्लेऑफ में। क्या कह सकते हैं? आगे आइए, सुपर रेड्स आपने की हैं 10, आपका रैंक भी है 10 सुपर रेड करने के मामले में। रोचक बात क्या है?
पुनेरी पल्टन का रैंक है 11वां। उन्होंने आपसे भी कम सुपर रेड की हैं, पर वो चैंपियन बन गए। बेंगलुरु बुल्स का रैंक है दूसरा सुपर रेड करने के मामले में, वो बॉटम 6 में है। यानी कि कहानी का सार यह है कि जरूरी नहीं कि सुपर रेड करने वाली टीम चैंपियन बने, कोई जरूरी नहीं है। आप ज्यादा कर सकते हैं और नीचे हो सकते हैं, आप कम सुपर रेड करके भी चैंपियन बन सकते हैं। आगे आइए, डू और डाई रेड्स पॉइंट्स। ये एक महत्वपूर्ण बात है। डू और डाई रेड में आपको टोटल 102 पॉइंट मिले, रैंक है आपका दूसरा। पुनेरी पल्टन का रैंक है पहला, यानी कि मुश्किल काम पुनेरी पल्टन ने आसान किया, वो चैंपियन बने। आपने भी डिसेंट 102 पॉइंट लेकर आए, पर हरियाणा का रैंक है 6वां, वो फाइनल खेल गए। तो फाइनल खेलने वाली एक टीम डुओ डाई रेड में नंबर 1 पे है, पुणे, और फाइनल खेलने वाली दूसरी टीम हरियाणा डुओ डाई रेड में नंबर 6 पर है। क्या ही कहा जाए, अब हम कहें तो कहें क्या, बोलें तो बोलें क्या। आगे चलते हैं। एवरेज पॉइंट स्कोर, प्रति मैच आपने कितने पॉइंट एवरेज लिए? तकरीबन 36.5। रैंक है आपका छठा। तो आप कहेंगे ये तो अच्छी बात नहीं है, पर तमिल तलाईवास का रैंक है दूसरा, जो आपसे बहुत नीचे थे। और उसके साथ साथ बंगाल वॉरियर्स का रैंक है तीसरा, वो भी आपसे नीचे रहे हैं पॉइंट्स टेबल में। तो सब माया है, माया है। एवरेज पॉइंट कंसीड कितने किए? टोटल ओवरऑल जो आपने मैचेस खेले, आपके खिलाफ 838 पॉइंट स्कोर किए गए। आपका रैंक है छठा, पर तमिल तलाईवास का रैंक है 8वां, यानी कि उन्होंने आपसे भी कम पॉइंट कंसीड किए। बेंगलुरु बुल्स का रैंक है 7वां, यानी उन्होंने भी आपसे कम पॉइंट कंसीड किए, फिर भी वो आपसे नीचे हैं। ये भी माया है। तो प्रभु आंकड़ों की बाजीगरी देखते जाइए और हैरान होते जाइए। ऑल आउट आपने किए कितने? विरोधी टीमों को कितनी बार ऑल आउट किया? 34 बार। आपका रैंक है तीसरा। और नंबर 1 पे कौन है? पुनेरी पल्टन। तो यहां आप ठीक है, टॉप 4 में पहुंचे, पुनेरी पल्टन के आसपास हैं। ऑल आउट कंसीड कितने किए? आपको कितनी बार ऑल आउट दिया गया? 27 बार। रैंक है 8वां, जो अच्छा है। पर तमिल तलाईवास का रैंक है 9वां, यानी वो आपसे भी कम ऑल आउट हुए हैं, फिर भी आपसे नीचे हैं। ये माया है। चलिए, अब टीम की बात छोड़ के मैं कुछ खिलाड़ियों की बात करता हूं। रेडिंग का विभाग इनका कैसा रहा? ये ओवरऑल आंकड़े थे। अब पिन पॉइंट और करते हैं, खिलाड़ियों की, रेडर्स की बात करते हैं। सचिन 22 मैचेस, 171 पॉइंट, 7.25 की एवरेज है, 7 सुपर 10 है। आपको वेल डन है, भारत के लिए खेल के आए हैं, तजुर्बा और बड़ा है सचिन का। मंजीत दहिया, 22 मैच आपने खेले, 115 पॉइंट आपने लिए, 5.25 की एवरेज, 5 आपके सुपर 10, तो आपको भी वेल डन। इन दोनों ने मिलके एक मिला जुला स्ट्राइक रेडर वाला काम कर दिया। इस टीम का हासिल क्या है इस सीजन का? इस टीम की उपलब्धि क्या है इस सीजन की? वो है आपके बैकअप रेडर, आपके थर्ड रेडर, फोर्थ रेडर, जिन्होंने डेब्यू किया। एम सुधाकर, 19 मैचेस, 103 पॉइंट, 5.5 की आपकी एवरेज है और 3 आपके सुपर 10 है। आपको वेरी वेल डन है सुधाकर। ऊपर से लेफ्ट रेडर हैं, वैरायटी अलग से देते हैं। और लोकल बॉय संदीप कुमार फ्रॉम बिहार, ये कहाँ, बेगूसराय से थे, कहाँ से थे, जरा ढूंढ के बताइएगा। बिहार से हैं संदीप। 20 मैच खेले, 86 पॉइंट लिए, 4.25 का एवरेज है, 1 सुपर 10 भी लगाया है। और एक बार मैंने पहले सवाल पूछा था, कुछ लोगों ने उसका उत्तर भी दिया था कि बिहार मूल के 2 जुड़वा भाई प्रो कबड्डी खेले थे पहले 2-3 सीजन में। उनका नाम बता देता हूं, राम कुमार शाह, श्याम कुमार शाह। जिस जिसको याद है ईमानदारी से वो हाथ खड़ा कर लो और नीचे कमेंट में बता दो। एक भाई खेलते थे बंगाल में, एक भाई खेलते थे पटना पायरेट्स में। तो ये खासम खास बिहार मूल के एक और प्लेयर हमें मिले हैं, जिसका श्रेय पटना पायरेट्स को जाता है। ओवरऑल इनके अलावा अच्छी बात क्या रही? सचिन ने डुओ डाई रेड्स में शानदार प्रदर्शन किया, और ये सचिन लगातार करते आए हैं। और ऐसा आपको अक्सर देखने को नहीं मिलता कि आपका मेन स्ट्राइक रेडर आपके लिए डुओ डाई रेड भी करता है। तो उसके लिए सचिन के लिए थोड़ी और तालियां हैं। सचिन सचिन। दूसरी बात, सुधाकर, पहला सीजन है और मुश्किल 4-5 के डिफेंस में सुधाकर का प्रदर्शन बहुत लाजवाब रहा है। तो ये टेक्टिकली पटना पायरेट्स की बहुत बड़ी जीत है। तो चलिए अब बात करता हूं डिफेंस की। डिफेंस में टीम का प्रदर्शन कैसा रहा? सफल टैकल आपने किए 242, रैंक है आपका चौथा। तो आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, पर तमिल तलाईवास का रैंक है तीसरा, वो आपसे भी नीचे हैं। तो ये अच्छी बात कैसे हुई, मुझे नहीं पता। सफल टैकल परसेंटेज कितने हुए? 100 टैकल किए तो कितने परसेंट टैकल कामयाब हुए? 38.5, 38.6, रैंक है आपका 8वां। आप कहेंगे ये तो खराब बात है, पर बेंगलुरु बुल्स का रैंक है तीसरा, वो फिर भी आपसे नीचे हैं। तमिल तलाईवास का रैंक है दूसरा, वो आपसे बहुत नीचे हैं। क्या कहिएगा इसको।
सुपर टैकल आपने कितने किए? 24 किए, रैंक है आपका छठा। पुनेरी पल्टन का रैंक है 10वां, आपसे कम सुपर टैकल किए और विजेता बन गए। तमिल तलाइवास का रैंक है दूसरा, आपसे कहीं ज्यादा सुपर टैकल किए लेकिन आपसे नीचे रहे। तो कहानी का सार क्या है? सुपर रेड करना, सुपर टैकल करना सफल होने की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आप अच्छे सुपर टैकल करें, आप अच्छे सुपर रेड करें और सफल भी हो जाएं, ट्रॉफीज जीत भी जाएं, लेकिन सिर्फ इसी के बूते आप ट्रॉफी जीतने का दम भरें, इसकी कोई गारंटी नहीं है प्रभु। आगे आइए, टैकल पॉइंट आपने कितने कमाए? 266, रैंक है आपका चौथा। तमिल तलाइवास ने पता कितने कमाए? 295, वो आपसे ऊपर हैं लेकिन यहां आपसे नीचे हैं। माया है, माया है, माया है। एवरेज टैकल पॉइंट तकरीबन 11 प्रति मैच, रैंक है आपका छठा। तमिल तलाइवास का रैंक है दूसरा, बुल्स का रैंक है पांचवां। दोनों आपसे ऊपर हैं एवरेज टैकल पॉइंट्स के मामले में, पॉइंट्स टेबल में वो आपसे नीचे हैं। तो सब माया है, सब मोह माया है। ओवरऑल आपके डिफेंडर्स का प्रदर्शन कैसा रहा? अब यहां परतें खुलेंगी कहानियों की, जरा गौर से सुनिएगा। कृष्ण ढुल, राइट कॉर्नर दैट प्लेस ब्यूटीफुल, ये अब इनके नाम के साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि पहली बार कृष्ण ढुल को पूरा सीजन खेलने का मौका मिला। पहली बार वो किसी टीम के रेगुलर राइट कॉर्नर बने। पहले दबंग दिल्ली में थे लेकिन अंदर बाहर होते थे। तो यहां कृष्ण भाई ने 24 मैच खेले, सारे मैच खेले और टीम के सबसे कामयाब डिफेंडर बन के निकले। कितने? 78, 78, प्लेटिनम जुबली से ऊपर निकल गए। 78 टैकल पॉइंट, 3.3 की एवरेज, वेल डन। और हाई फाइव लगाए आपने 6। कह सकते हैं कि प्रो कबड्डी को एक नया राइट कॉर्नर मिल गया। लेफ्ट कॉर्नर पे मैं सोच रहा था, आप सोच रहे थे कि शायद त्यागराजन, युवराज आएंगे। कोचिज ने कहा ब्रो होल्ड सत्तू का ग्लास, वो ले आए अंकित को। अंकित ने खेले 23 मैच, उन्होंने लिए 67, 67 टैकल पॉइंट, एवरेज तकरीबन 3, 2.9, 5 हाई फाइव लगाए। तो पटना पायरेट्स की मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने 2 नए कॉर्नर्स की जोड़ी हमें भेंट कर दी। तो वेल डन पटना पायरेट्स। दिक्कत कहां आई? दिक्कत अब आएगी। नीरज कुमार जो टीम के फर्स्ट कैप्टन थे, मेन कैप्टन थे, 14 मैचेस खेले, 31 पॉइंट लिए, 2.2, सवा 2 टैकल पॉइंट प्रति मैच, 2 हाई फाइव लगाए, लेकिन फेल टैकल थे आपके काफी सारे। नेट स्कोर जो नीरज का था वो था -18। और बीच सीजन फिर नीरज गायब हो गए, चाहे चोट लगी होगी या कोई पर्सनल कारण होंगे, चोट ही लगी थी शायद। तो नीरज और उनके जो कवर साथी थे वहां आई गड़बड़। अच्छी बात क्या हुई कि जब नीरज की जगह मयूर कदम आए, उसके बाद टीम के जो डिफेंस था, टीम के डिफेंस के प्रदर्शन में सुधार हुआ। 9 मैचेस मयूर ने खेले, 22 पॉइंट लिए, तकरीबन सवा 2 टैकल पॉइंट थे उनके, पर 2 हाई फाइव लगाए और नेट स्कोर इनका ज्यादा खराब नहीं था। खराब बात थी क्या? एक तो नीरज के रहते राइट कवर का इलाका कमजोर था, पॉइंट लीक हो रहे थे। लेफ्ट कवर पूरे सीजन में ही नहीं चला। मनीष थे, 15 मैच खेले, सिर्फ 13 पॉइंट, एवरेज 1 पॉइंट से भी कम, और नेट स्कोर -27। फिर एम बाबू खेले कुछ मैच, 9 मैचेस में सिर्फ 11 पॉइंट, वही 1 सवा टैकल पॉइंट प्रति मैच। कवर्स में लगातार दिक्कत रही, ये बहुत बड़ी समस्या रही टीम के लिए। और जो आप दिल्ली के खिलाफ जीते एलिमिनेटर, बड़ी मुश्किल से जीते थे। पुनेरी पल्टन से जो आप हारे, वो इसीलिए बड़े मार्जिन से हारे क्योंकि डिफेंस नहीं चला। तो डिफेंस 2 बड़े मेन मुकाबलों में आपके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। और दिल्ली का मैच भी क्लोज था, कोई एक तरफा नहीं था, लेकिन पुनेरी पल्टन ने आपको एक तरफा हराया। उसके अलावा सचिन 2-4 मैच, 5 मैच खेले, 7 टैकल पॉइंट, संजय 6 मैच, 6 टैकल पॉइंट। यानी दिक्कत आई कवर्स में, कॉर्नर्स थे आपके अच्छे। तो इस पूरी पटना पायरेट्स की यात्रा से हमें क्या कुछ सीखने को मिला है? नंबर 1, पटना, जैसे मैंने पहले कहा, आपको बधाई, मुबारक, आपने अंकित और कृष्ण ढुल के रूप में कॉर्नर्स की एक नई जोड़ी दी है। दोनों के पास बहुत तजुर्बा नहीं था, कृष्ण के पास थोड़ा बहुत था, पर वो पहली बार पूरा सीजन खेले, साथ में अंकित आए, तो आपको बहुत बहुत बधाई है। नंबर 2, अकेले कॉर्नर से बात नहीं बनती है, आपको कवर्स भी चाहिए। या तो कवर सपोर्ट करें, सपोर्टिंग रोल में इधर उधर जाएं, समझ में आता है, लेकिन अगर वो पॉइंट लूज करते हैं तो फिर टीम को दिक्कत आती है। कवर्स के विभाग में आपको काम करना पड़ेगा। नंबर 3, ओवरऑल जो आपका सीजन रहा, मेरे लिए काफी संतोषजनक रहा। आप टॉप 4 में पहुंचे, ठीक है फाइनल नहीं पहुंचे, ठीक है सेमीफाइनल एक तरफा हारे, ठीक है एलिमिनेटर करीबी मुकाबला जीते, पर 12 टीमों की लीग में टॉप 4 में रहना, सेमीफाइनल जाना, ये
मोर देन सेटिस्फैक्टरी प्रदर्शन माना जा सकता है। नंबर 4, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप बुरा नहीं खेले, सेटिस्फैक्टरी खेले, क्योंकि इस सीजन से पहले प्लेऑफ खेलने का अनुभव सिर्फ एक प्लेयर को था। कृष्ण हैं, वो ज़्यादा प्लेऑफ के मैच खेले नहीं थे दबंग दिल्ली में। तब संदीप नरवाल और रविंदर पहल टीम के साथ हुआ करते थे। सिर्फ सचिन थे जिन्होंने 6-7 मैच खेले थे प्लेऑफ में। उनके अतिरिक्त किसी खिलाड़ी को कोई लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है बड़े प्लेऑफ के मैच खेलने का। सिर्फ सचिन हैं जो इंडिया खेल के आए हैं, बाकी किसी को बड़े मैचेस खेलने का तजुर्बा नहीं है। तो इस इनएक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, अनुभव की कमी को ध्यान में रखते हुए, मैं बार बार कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि पटना पायरेट्स का यह सीजन बुरा नहीं है। अगली बात, ये टीम है फ्यूचर की टीम, भविष्य की टीम। जैसे पुनेरी पल्टन ने सीजन 8 में असलम को, इन तमाम युवा खिलाड़ियों को, आकाश को, मोहित को लाने की कवायद शुरू की, सीनियर खिलाड़ियों के साथ थोड़ा थोड़ा मौका दिया, सीजन 9 के फाइनल में पहुंचे, सीजन 10 जीत गए। तो मुझे लगता है कि पटना तकरीबन उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब मैं बात आगे की कर रहा हूं कि आगे का सफर क्या हो सकता है, क्या होगा इनके लिए, क्या होना चाहिए या हो सकता है अगले सीजन के हिसाब से। ये जो आपने टीम बनाई है, ये भविष्य की टीम है। आपके पास 2 बेहतरीन कॉर्नर्स आ गए, यानी आधा डिफेंस तो आपका सॉर्टेड है। मयूर ने जितने मौके मिले खुद को साबित करके दिखाया, ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एक लेफ्ट कवर आपने लेना है, कवर्स का कॉम्बिनेशन बिठाना है। नंबर 2, कोर रिटेन रहेगा। ये 3 डिफेंडर तो आप रिटेन करेंगे। नीरज के साथ आपको एक फैसला लेना पड़ेगा कि अगर वो टीम में हों तो वो खेलेंगे या मयूर खेलेंगे, या नीरज को आप बैकअप रखेंगे, या उनको लेफ्ट कवर ट्राई करवा के देखेंगे। पर डिफेंस का कोर रिटेन होगा, रेडर सारे ही रिटेन होंगे। सचिन, मंजीत, सुधाकर, संदीप, चारों में से एक भी रेडर ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ें। अगर कोई और बड़ा रेडर मिल जाता है, तजुर्बेकार रेडर मिल जाता है ऑक्शन में, तो वो सोने पर सुहागा होगा। और कोचेज नरेंद्र रेडू और अनिल चपराना डेफिनेटली मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को इन कोचेस को रिटेन करना चाहिए। इन्हें भी इसी टीम के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि आपने एक सिस्टम में काम करना शुरू किया है। उस सिस्टम के साथ रह के आपने अच्छे परिणाम लाके दिए हैं, भविष्य की टीम आप बना रहे हैं। तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि जो अगले सीजन पटना पायरेट्स खेलेगी प्रभु लोग, तकरीबन यही टीम होने वाली है, यही टीम होनी चाहिए। अनलेस कुछ बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए, अनलेस मेगा ऑक्शन हो जाए और बहुत सारे खिलाड़ी ऑक्शन पूल में चले जाएं और वहां कोई और टीमें उनको खरीद लें। ये मेरे अपने विचार थे पटना पायरेट्स को लेकर, जो सबसे सफल टीम है प्रो कबड्डी की। और मैं जानता हूं कि प्रदीप के यूपी में जाने के बाद भी बहुत सारा ऐसा कोर फैन ग्रुप है जो अभी भी पटना का फैन है, जिनका दिल अभी भी पटना के लिए धड़कता है। तो नीचे कमेंट्स आपके लिए हैं प्रभु लोग। आपके अनुसार पटना पायरेट्स का यह सीजन कैसा रहा? क्या अच्छी चीज थी, क्या हासिल था पटना पायरेट्स का, या क्या ऐसा विभाग है, कौन सी ऐसी चीज है जहां उनको थोड़ा सुधार करना चाहिए? अगले वीडियो में अगली टीम की बात होगी और उस टीम की बात करूंगा जिसको पटना हरा के यहां पहुंची है, यानी कि दबंग दिल्ली। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।